मैंने सीटी सेल कमिश्नर से क्या क्या बातें करी है, उनके क्या क्या रिप्लाईज थे, वो सारा मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हमेशा यही सुनने मिलेगा कि बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, आप क्यों टीचर मेरे सामने आ गए हैं। और मैं चाहता हूँ आप दिखाओ कि आपको फर्क पड़ता है, आप दिखाओ कि आप अपने जूनियर्स के लिए स्टैंड करते हो। किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा और ये आपकी बारी है बच्चों। उसमें ना बेस दे रहा होता है, आते हुए भी अगर उसको रफ शीट नहीं मिल रही हो इस वजह से, या उसे टाइम लगा हो रफ शीट मिलने के लिए, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम का। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आप सब जानते हो कि मैं कल ही मुंबई जाके आया, सीटी सेल कमिश्नर से मिलने गया था। अपॉइंटमेंट ली थी उनकी, 1-1.5 हफ्ते से उनको चेज कर रहा था एंड फाइनली मुझे कल यानी 18 अगस्त की अपॉइंटमेंट मिली थी और मुझे मिलने का समय मिला। 1 से सवा घंटा, मतलब काफ़ी आराम से मुझे बात करने का मौका मिला। कई सारे इश्यूज़ थे, कई सारे मुद्दे थे जो मुझे उन्हें बताने थे। द एम वॉज वेरी वेरी क्लियर कि बताना था कि क्या क्या गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो शायद समझ में आ गई है कि इस वजह से हो रहा होगा, एंड वो उन्हें बताना था। एंड एक्शंस क्या लेने चाहिए, क्योंकि मुद्दे तो रहेंगे लेकिन उसका आंसर क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, 2026 वाले बच्चों के लिए वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, 2027 में क्या क्या अलग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं लेकर गया था। ये पूरा एक 6-7 पन्नों का था, राइट। सारा रिटर्न में लेके गया था कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल्स के साथ। तो था, काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ गया था। एंड उस 1 घंटे में मैंने सीटी सेल कमिश्नर से क्या क्या बातें करी है, उनके क्या क्या रिप्लाईज थे, वो सारा मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और उतना ही नहीं, हमें कुछ चीज़ें यहाँ से करनी होगी, मिलकर करनी होगी। देखो बच्चों, जब तक मैं और आप, हम दोनों मिलकर कुछ कदम ना उठाए, खासकर 2026 वाले बच्चे, ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरा तो साल चला गया, अब क्या फ़ायदा है। नहीं, जब तक आप रेज नहीं करोगे, आप बताओगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। हमेशा यही सुनने मिलेगा कि बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, आप क्यों टीचर मेरे सामने आ गए हैं। और मैं चाहता हूं आप दिखाओ कि आपको फर्क पड़ता है, आप दिखाओ कि आप अपने जूनियर्स के लिए स्टैंड करते हो। किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा और ये आपकी बारी है बच्चों। तो हम सबको मिलकर क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब बताने वाला हूं। आंदोलन नहीं करना है, लेकिन हमें एक तरीके से जो जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो बताना है, कहाँ कहाँ क्या कमी रह गई वो बताना है। क्या होता है ना कि जो ऑफिसर्स होते हैं या जो सिस्टम होती है, नहीं लगता कि ये सब चीज़ें सही कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही चल रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो सच में सही चल रही है क्या, ये कौन बताएगा। आप, मैं, हम लोगों को वहाँ बार बार जाके बताना पड़ेगा ये कमी है और इसे हमें करना होगा। ठीक है, तो सारी बातें डिस्कस करता हूँ एक एक करके। मैं 5 बातों पे यहाँ मुद्दे लेके गया था और उन सब के बारे में बताऊंगा कि क्या डिस्कशन हुआ, क्या नहीं हुआ। तो दिस वर द 5 इश्यूज जो मैं लेकर गया था। एक, जिसे हम स्कैम कह रहे हैं कि बोर्ड्स में कम है, सीटी में ज़्यादा है, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। उस पर डिस्कशन किया, मेरा क्या था, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, सब बताऊंगा धीरे धीरे धीरे। सेकेंडली, और भी चीज़ें हैं या डायनामिक अलोकेशन और स्टैटिक अलोकेशन, काफ़ी बच्चों को या काफ़ी पेरेंट को पता नहीं होगा, वही बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। और मुझे लगता है यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो ये बहुत ऊपर के लेवल में मैनेज हो रहा है। मैनेज तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो हो रही है, ये कन्विंस्ड है हम सब, लेकिन वो क्या है, आई थिंक कि यही वो रीज़न है। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देन शीट्स को लेके, कंप्यूटर फेलियर्स को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके, सब पे अच्छे से चर्चा की है। कमिश्नर सर खुद भी थे, उन्होंने एक एक्सपर्ट जोशी करके थे, उनको भी बुलाया था। हम सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे थे एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे टीचर हूँ, हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ उन्हें समझा रहा था। एंड सच बताऊँ, मुझे लग रहा था कि वो कन्विंस्ड है, मुझे लग रहा था कि उन्हें समझ आ रही है बातें। लेकिन बहुत बार क्या होता है, समझ आने के बाद में भी एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसी सिस्टम का पार्ट है। कैसे बताए कि हाँ ये सच में कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर भी मैंने सजेशन दिए थे। बिकॉज आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि यार हम ही गलत कर रहे हैं। बट अगेन, सीटी सेल गलत कर रही है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बट ऑन ग्राउंड कुछ चीज़ें कमी हो रही है, ऑन ग्राउंड कुछ चीज़ें गलत हो रही है, और वो सीटी सेल को ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो सीटी सेल ही है जहाँ पे ये चेंजेस ला सकता है, उन्हें पकड़ सकता है, उन्हें पनिश कर सकता है, आगे ऐसा ना हो ये इंश्योर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके
आप सब ने देखा होगा डेटा के बारे में, जब भी इसके पहले भी मैंने इंटरव्यूज देखे थे सीटी सेल कमिश्नर के कि ऐसा हो सकता है 10th के एग्जाम अलग है, 12th के एग्जाम अलग है, सीटी एग्जाम अलग है, ये सारी बातें। या ऐसी भी बात करी थी कि यार आप सिर्फ 2-2.5 लाख बच्चों का देख रहे हो, 4.5 लाख बच्चों का नहीं देख रहे हो। मैं थोड़ा अलग तरीके से डेटा लेकर गया उनके सामने। मैंने सोचा इनके सारे इंटरव्यूज देख लिए मैंने, और राहुल सर के साथ जो पत्रकार है, काफ़ी मशहूर पत्रकार है, उनके इंटरव्यूज देख लिए। इन्होंने जहाँ जहाँ जो आंसर्स दिए मैंने सारे देख लिए। एंड आई थॉट कि यार डेटा थोड़े अलग तरीके से लेके जाना पड़ेगा, ये ऐसे ही बोलकर नहीं छोड़ सकते, इतना कैजुअली नहीं हो सकता कि यार 12th अलग है, बोर्ड्स अलग है, सीईटी अलग है, बच्चे सीईटी पर ही ध्यान देते हैं, बोर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे भाई सिलेबस सेम है, बता दिया, फिर भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। एज ए टीचर आई एम वेरी कन्विंस्ड, मुझे पता है कि अगर आप बोर्ड्स में, महाराष्ट्र बोर्ड्स में जो सिर्फ 1 महीने पहले हो रही है, उसमें अगर आप मैथ्स में नहीं अच्छा कर सकते हैं, क्या 100% आप लेके आओगे? इतना आसान है क्या सीईटी जहाँ पे एप्लीकेशन है, दिमाग लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हर स्टेप पे सॉल्विंग लगती है। बोर्ड्स तो क्या है, रट कर चले जाओ, थ्योरम्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और आप बोल रहे हो कि बोर्ड्स में कम हो सकते और सीईटी में ज़्यादा, और ज़्यादा भी इतना ज़्यादा कि 99.99 आप टॉपर ही बन जाओ। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक्चुअली इम्पॉसिबल है। वहाँ पे जो सर बैठे थे उन्होंने कहा अरे मेरा भी 10th में 60 था, मैं 12th में 78 गया। हाँ, जोशी करके जो सर थे, मैं कहा भाई 60 से 78 चलेगा ना हमें भी, बट 60 से 99.99 या 100 आप लाते तो मैं यहाँ पे भी डाउट करता। सो दिस आर द कन्वर्सेशंस जो मैंने भी करे, और एक्चुअली है ना लॉजिकल थे। तो मैं डेटा को थोड़ा अलग तरीके से लेके गया था, बच्चा लोग थोड़ा समझो आप लोग भी। मैं ये बताने गया उनको कि आप कहते हो कि यार डेटा 4.5 लाख का नहीं देख रहे आप, तो सिर्फ 2-2.5 लाख का ही देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो डेटा है मैं उसको ही देख रहा हूँ। और आप ध्यान दो कि पहले 1 से 100 बच्चों में जो सीईटी में 1 से 100 बच्चे आए थे पिछले 5 साल में, उनमें 10th क्लास, अब 10th क्लास की एग्जाम तो बहुत ईजी होती है, सबको मार्क्स दिए जाते हैं, हर कोई 90-95 लाता है, उसमें 85 से कम कितने लोग हैं? 2022 में 2 थे, 23 में 8 थे, 24 में नंबर बढ़ गया 30, 31, और फिर 26 में 48 हो गया। और अगर इसे हम नहीं रोकेंगे तो अगले साल ये 60 हो जाएगा, वेरी वेरी श्योर है अगले साल 60 होने वाला है। वहीं पे 101 से 200, 201 से 300, यहाँ देखो नंबर बढ़ता जा रहा है। चलो आप मानेंगे हो सकता है, सही है यार, क्यों नहीं हो सकता, वो कोविड का कार्ड था, वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, 22-23 में जो 10 दे रहे थे, राइट, वो कोविड के वक्त थे, उनको ज़्यादा मिले थे, ये मिले थे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अग्रीड। चलो सिर्फ 2026 की ही बात करते हैं, बाकी सारा डेटा भूल जाओ। मैंने यही कहा कि सर बाकी सारा डेटा भूल जाओ, 85 से नीचे मार्क्स रखने वाले 2026 की ही बात करो। 1 से 100 यानी पहले 100 में 48 बच्चे, फिर ये ड्रॉप होता है, 101 से 200 में वो 33 है, चलो ठीक है, 201 से 300 में ये 16 है, और फिर जिनकी रैंक 300 से नीचे है, ये नंबर कैसे कम हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ पहले 200-300 रैंक वाले ही 85 से नीचे ला रहे हैं, बाकी बच्चों का तो भाई 3, 4, 5, 6 ऐसा ही है। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? चलो 22, 23, 24, 25 सब भूल जाओ, जितना डेटा मेरे पास है, जो डेटा आपने पब्लिश किया है, आप उसमें ही 10th का स्कोर देखो भाई, पहले 100 में 48 बच्चे 85 के नीचे है, लेकिन वहीं पे अगर आप 900 से 1000 में देखोगे तो सिर्फ 4 बच्चे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि 900 से 1000 वालों ने 10th में ज़्यादा स्कोर किया है और 1 से 100 वालों ने बहुत कम किया है? सेम पेपर दे रहे थे, सेम एग्जाम दे रहे थे, सारी चीज़ें सेम थी, कोविड हो ना हो सब चीज़ सेम थी, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिकल है हम लोग, हम जब डेटा दिखा रहे हैं आपको बड़े लॉजिक के साथ दिखा रहे हैं। और एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ सर एज अ पेरेंट सोचो कि यार हमारा बच्चा जो डिजर्विंग है वो पहुंचना चाहिए था COEP VJTI, वो नहीं पहुंच रहा है, कोई और पहुंच रहा है। और फिर क्या होता है, फिर आप COEP VJTI में फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हो, 1 पॉइंटर, 1.5 पॉइंटर, 2 पॉइंटर लेके आते हो, सीट भी खराब कर ली, सारी चीज़ें, फ्यूचर खराब हो गया एक फैमिली का। मजाक नहीं है सीईटी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, कई सारे लोग एग्जाम के थ्रू अपनी पूरी लाइफ संवारने के लिए निकले हैं। ये मैंने बात कही और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें हिट हुई है, मुझे लगा कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करने लगे हैं। क्यों? वो बोले थे आप 10th के लेके आए हो, मैंने कहा सर आप 12th के बारे में मान ही नहीं रहे हो, जितने इंटरव्यूज देखे मैंने हमेशा आप कह रहे हो 12th अलग है, मैंने कहा चलो 10th से आपको कंपेयर करवाता हूँ, तो इसलिए मैं 10th का डेटा लेके गया आपके सामने, राइट। फिर उसके बाद मैं 12th का भी लेकर गया था, तो 12th में भी आप देखो पहले ऊपर जो टॉप रैंकर्स है वो 75 से नीचे कम स्कोर करने वाले ज़्यादा लोग हैं, कंपेरेटिवली नीचे देखो 7-8 लोग ही है, 5 लोग ही है। 900 से 1000 रैंक में सिर्फ 5 बच्चे, 1-2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे एक्सेप्टेबल है, लेकिन 100 में से 50 बच्चे कम होना यार, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है।
एंड मुझे लगता है कि सीटी सेल को खुद से ये डाउट क्रिएट होना चाहिए, सीटी सेल को खुद से लगना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है और हमें कोई एक्शन लेनी चाहिए। यहाँ पर इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये सब जो लोग हैं सच में डिजर्विंग है। हम यही बार बार कह रहे थे, अगेन उनके यही थे एग्जाम अलग है, ऐसा है तो फिर बोर्ड्स के मार्क्स को वेटेज देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, 50-50 रूल क्यों नहीं लेके आते। तो मेरा उत्तर उस पर यही था, एक जख्म अगर खराब है तो उसके लिए दूसरी जख्म कर ले हम। बोर्ड एग्जाम तो हमें पहले से पता है कितने अच्छे से कंडक्ट होती है, हम सब जानते हैं बोर्ड एग्जाम में कहाँ कहाँ रिमोट गाँवों में यहाँ वहाँ कितनी कॉपी और कैसे कैसे एग्जाम दी जाती है। सीईटी आया इसीलिए था क्योंकि बोर्ड एग्जाम सही से नहीं हो रही थी। और आप कह रहे हो कि बोर्ड एग्जाम पे आप डाउट नहीं लेते, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पर आप सीईटी को जज कर रहे हो। अरे भाई बिल्कुल, इजी एग्जाम में अगर कोई स्कोर नहीं कर पा रहा हो डिफिकल्ट में कैसे करेगा यार, एक लॉजिकल बात है ना। यही मैं बात बार बार कह रहा था, यही मैं बात बार बार उनके सामने रख रहा था। उनके ऐसे ही थे, फिर ऐसा क्यों कि बोर्ड्स में 95 आए लेकिन उनके सीईटी में 40 आए। मैं बोला ये बहुत एक्सेप्टेबल है, बोर्ड्स में 95 आ सकता है रट रट के, बोर्ड एग्जाम आसान है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी करना इजी है, सीटी इज लॉजिकल, सीटी को सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ कम आ सकते, उल्टा नहीं हो सकता, बोर्ड में बहुत कम है और सीटी में बहुत ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता। यही तो हम बात करने आए हैं। तो काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, बट अगेन वो तो होता है ना कि यार हम एक्सेप्ट कैसे करें, भले ही हमें लग रहा हो कि डेटा सही से बताया गया है बट एक्सेप्ट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो ये डिबेटेबल था, डिबेट कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें समझाया कि क्या इश्यू हो रहा होगा, क्योंकि इस बार मैंने खुद ने एग्ज़ाम दी, मैं खुद गया था एक सेंटर पे, तो कंप्यूटर का अलॉकेशन में समझा कि कैसे अलॉट होता है, आप सबको भी समझा दूँ। लेटेस्ट से मैं अंकुश है ना, मुझे सेंटर अलॉट हुआ है, अब मुझे अलॉट हुआ था अवसारी खुर्द, ओके अवसारी खुर्द करके कॉलेज है, वो अलॉट हुआ था सेंटर, सेंटर वॉज अलॉटेड, ठीक है। और ये था 13 अप्रैल को शाम को 2 PM to 5 PM, ये वाला इवनिंग स्लॉट था। और क्या होता है कि मैं जाता हूँ सेंटर पे और अगर मैं लेट पहुँचा, जल्दी पहुँचा, अकॉर्डिंगली मुझे क्या किया जाता है कि भाई जहाँ जगह खाली है वहाँ बैठो, मतलब ऐसे जो जल्दी आया उसको पहली सीट दी, फिर बाद में सेकंड दी, फिर थर्ड दी, फिर फोर्थ दी, ऐसे करते करते सबको अलॉट हो रहा था। बैठने के बाद मैं रोल नंबर डालता हूँ और बाद में वो मुझे असाइन होता है कंप्यूटर, समझ रहे हो। मैं बैठ गया, अगर मैं इस कंप्यूटर में बैठा, लेटेस्ट से कंप्यूटर नंबर 19 पे बैठ गया, तो बैठने के बाद रोल नंबर डालने के बाद वो कंप्यूटर मुझे असाइन हुआ है। अगर मैं 22 पे बैठा होता तो बैठने के बाद रोल नंबर डालने के बाद वो कंप्यूटर असाइन हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक अलोकेशन। तो अभी जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, डायनामिक अलोकेशन हो रहा है। अच्छा होता है, रिसोर्सेज सही यूज होते हैं, कोई कंप्यूटर खाली नहीं जाता है, ये सब चीज़ें सही है, बट मेन इशू यही है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार सेंटर तो कोई भी अलॉट हो सकता है, कहीं भी अलॉट हो सकता है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को वो मैनेज्ड वाले सेंटर ही मिले होंगे, कुछ लोगों को वही सीट मिली होगी जो मैनेज्ड है, बच्चों की जो लोग मैनेज कर पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा होगा? द लॉजिक इज कि अगर मैं उस दिन अवसारी खुर्द के जगह मूजे कॉलेज चला जाता जो मेरे घर के या ऑफिस के पास है, अगर मैं मोजे कॉलेज पहुंच जाता तो मैं उसी स्लॉट में 13 अप्रैल 2 से 5 के बीच में एग्जाम दे पा रहा होता। मेरा मोजे कॉलेज में जो कंप्यूटर है वो मुझसे असाइन हो जाता, बिकॉज इट इज अ डायनामिक अलोकेशन। आप समझ रहे हो, सीईटी सेल सेंटर अलॉट करता है, सीईटी सेल चेक भी करता है एग्जाम दी बच्चों ने, बट सीईटी सेल इन दोनों को मैप नहीं कर रहा है। सीईटी सेल ये नहीं चेक कर रहा है कि इसको अलॉट हुआ था अवसारी खुर्द और उसने एग्जाम दी मोजे, ये नहीं चेक कर रहा है। मुझे ये लग रहा है ये एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। सीईटी सेल सिर्फ ये देख रहा है कि 13 अप्रैल को 2 से 5 अंकुश ने एग्जाम दी है और रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। मुझे लगता है जितने भी सस्पिशियस बच्चे हैं ना, अगर उनका सिस्टम लॉग देखा जाए, अगर उनको सेंटर कौन सा अलॉट किया है और उन्होंने एग्जाम कौन से सेंटर पे दी है, फुटेजेस देखे जाए, तो आई एम श्योर हम पकड़ लेंगे इन सारे लोगों को जिन्होंने गड़बड़े करी है। मुझे बहुत ज़्यादा यही रीज़न है, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? मेरी रिसर्च तो यही कहती है, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इसके बारे में और आई फील कि मैनेज्ड सेंटर कैसे मिल सकता है किसी को, इसी सेंटर पे जाऊंगा तभी एग्जाम दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड दिस कुड बी द रीज़न, क्योंकि सीईटी सेल मैप नहीं कर रहा अलॉटेड सेंटर और एग्जाम जहाँ दिया वो सेंटर सेम है या नहीं है। और अगर सीईटी सेल मैप कर ले तो गड़बड़ी हाथ में आ जाने वाली है। हमें समझ में आ जाने वाला है कि कौन कौन बच्चे थे जिन्होंने अलग अलग सेंटर्स पे दिया, जो उन्हें अलॉट किया था वो सेंटर पे एग्जाम नहीं दी है। एंड दीज आर द आउटलायर्स, मैं इनको आउटलायर्स कहूँगा, जो डिजर्विंग नहीं है फिर भी COAP VJTI जैसे कॉलेज में जा रहे हैं।
मुझे ये लग रहा है, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया और मैंने ये भी कहा कि आपको स्टैटिक अलोकेशन करना चाहिए फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। जैसे जेई मेंस में होता है, स्टैटिक अलोकेशन का मतलब ये है, स्टैटिक अलोकेशन का मतलब ये है मेरे बच्चों कि आप जाओ या नहीं जाओ, कंप्यूटर पहले से ही असाइंड है, उसमें आपका रोल नंबर पहले से डाला हुआ है। अगर अंकुश नहीं गया तो कंप्यूटर खाली रहेगा, बिकॉज आईपी ऑलरेडी मैप्ड है, ऑलरेडी मेरे लिए कंप्यूटर रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक अलोकेशन, और वो होना चाहिए। जेई मेंस में भी वही होता है। तो दिस इज व्हाट शुड हैपन इन नेक्स्ट ईयर, ये मैंने सजेस्ट किया है बच्चा लोग, ये मैंने सजेस्ट किया है, राइट। ओके, अब इस पर उनका आंसर था। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अगर आप कह रहे हो ऐसा है वैसा है, मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या करूं, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, हमें भी गाइडलाइंस होती है। मैंने कहा सर मैं बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, वैसे मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता, मैं अगले 15 दिन के लिए ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसे रुकवा देता। कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम श्योर आप सब भी कहोगे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलेज 15 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है या 1 नवंबर को, क्या आपको फर्क पड़ता है? 2026 वाले बच्चे, अगर मैं अपने डिजर्विंग कॉलेज में जाता हूं, मैंने जो मार्क्स लाए हैं उस अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिलना चाहिए उस कॉलेज में जाता हूं, जो बच्चे डिजर्व नहीं करते उन्हें बाहर हटा के जाता हूं, 15 दिन लेट गया तो कोई प्रॉब्लम है? अगर 15 सितंबर की जगह हम 1 नवंबर को कॉलेज स्टार्ट करेंगे, क्या दिक्कत है? 15 दिन में हम लॉग्स चेक कर सकते हैं, 15 दिन में हम सारे फुटेजेस चेक कर सकते हैं, 15 दिन में हम पता करा सकते हैं कि किसको सेंटर क्या अलॉट हुआ था और एग्जाम क्या दी है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये 15 दिन में हम क्यों नहीं कर सकते? और सीटीसीएल इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? चलो एक्सेप्ट मत करो, एक्सेप्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, बट डाउट है, ऐसा गलत हो रहा होगा, ये सोचकर क्यों नहीं 15 दिन का गैप लिया जाए और 15 दिन में हम ये सारी चीज़ें निकालें। अगर कुछ गलत निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो एटलीस्ट जो हम सब का डाउट है, जो हम सब का परसेप्शन है वो खत्म होगा, या वो किसी और रीज़न पर शिफ्ट होगा कि शायद मैनेज और ऊपर है, जो भी है ना, जो भी है कारण पता चलेगा। तो ये क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं आपकी जगह होता सर, मैं यही कर रहा होता, बिकॉज अगर इस साल नहीं किया, आप ही है जो कर सकते हैं। मैंने यही कहा सर देसाई सर आप ही है जो ये कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो कोई और नहीं कर पाएगा। आप अगर इस साल नहीं करोगे तो अगले साल इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। मैं फिर आपके से ऑफिस पे आऊँगा, फिर कहूँगा देखो 48 से 60 हो गया है, ये लड़ाई फिर चलते रहेगी और हर साल बच्चे सफ़र करते रहेंगे। इवन मैंने वो ट्विन्स वाला जो केस है वही बताया, ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों का एग्जाम एक दिन पर एक सेंटर पर आए? इट इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉसिबल। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? मैं कहा यार सेंटर कभी भी कोई भी आ सकता है, ऐसा कैसे कि भाई एक ही जगह आया, एक ही आया और चलो हो गया, बात मान ली। मैंने उनके पेरेंट का एक इंटरव्यू देखा, एक न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू देखा। उनके पेरेंट जब खुद कह रहे हैं कि मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, होशियार है, चाहो तो उनका रीटेस्ट ले लो ना रीटेस्ट, फिर पता कर लो ना सच में कि वो डिजर्विंग है या नहीं है। और अगर वो डिजर्विंग है तो वो बड़े प्राइड के साथ उन कॉलेजेस में जाएंगे जहाँ वो भी जा रहे हैं, COEP VJTI में जो अब जा रहे हैं। अगर वो भी, आई थिंक कि उनके पेरेंट भी चाह रहे होंगे, वो खुद भी चाह रहे होंगे कि हम पे इतना डाउट क्यों आ रहा है, भाई हमने तो मेहनत करी है, तो ले लेते ना एक रीटेस्ट। मैं खुद रीटेस्ट लेने के तैयार हूँ, मैं खुद उस रूम में बैठने को तैयार हूँ जहाँ वो एग्जाम देंगे, राइट। तो ये मैंने कहा है, मैंने सजेस्ट किया है, बट आई डोंट नो ये पॉसिबल है नहीं है, ये मैंने कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था, बट मैंने तो इसीलिए कहा क्योंकि उनके पेरेंट ने खुद ने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे बच्चे होशियार है, चाहो तो आप रीटेस्ट ले लो। तो क्यों नहीं उन्हीं के पेरेंट का स्टेटमेंट यूज़ करके, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि रीटेस्ट ले लो, तो क्यों नहीं ले लो फिर? जब इतना डाउट उनके आसपास है, क्यों नहीं करना चाहिए? सीटीसीएल क्यों नहीं कर सकता है सब? लीगली नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन पेरेंट के कहने के बाद तो कर सकता है ना। हम नहीं इनिशिएट कर रहे हैं, पेरेंट ने यहाँ डायलॉग इनिशिएट किया है। वाई नॉट टू इंश्योर दैट? और उन दोनों बच्चों को भी बड़ी खुशी होगी कि चलो हम एग्जाम एक और बार देकर राइट आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके, मतलब उनकी तरफ भी कोई शक से नहीं देखेगा, बड़े प्राइड के साथ वो अपने कॉलेजेस में जाएंगे। तो आई थिंक दिस कुड बी अ सोल्यूशन इन दिस केस एज वेल, राइट। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और फिर से कह रहा हूँ, अगर इस साल नहीं रुकाना ये, तो अगले साल वाले बच्चों के साथ भी ये सब होगा, ये चलता ही जाएगा, हिम्मत बढ़ते जाएगी लोगों की, अरे कुछ होता ही नहीं है, चलो करते चलो, यही सब चलता रहेगा। एंड ये सीटीसीएल खुद ये करवा सकता है। इस पे आंसर यही था कि हमने सारी फुटेजेस दे दी है CID को, CBI को, अब वहाँ जांच हो रही है, जिनकी भी जांच हो रही होगी, CID जांच हो रही होगी, वो कर रहे, ये कर रहे। 1 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ये चलता ही रहेगा। अगर इसका रिजल्ट टाइम पे नहीं आया, 4th राउंड के पहले नहीं आया, तो अगेन प्रोसेस आगे चलेगी, सब भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
क्यों नहीं हम 15 दिन के लिए प्रोसेस को रुका सकते हैं एडमिशन के? क्यों नहीं हम, चलो थर्ड राउंड तो कल से ही है, थर्ड राउंड होने देते हैं, फोर्थ राउंड के पहले क्यों नहीं रुका सकते हैं? 10-15 दिन का गैप क्यों नहीं ले सकते हैं? ये प्रोसेस खत्म होने के लिए क्यों नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेशन है 15 दिन में क्यों नहीं खत्म हो सकता? इतना कौन सा बड़ा काम है यहाँ पर? मैंने तो कहा कि सर मेरी टीम कर देगी। आपके पास तो ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम है, आप खुद कर सकते हो, राइट? सो आई थिंक ऑनेस्टली इस पर काम करना चाहिए। और सीटी सेल को अगेन, कोई अगर ये वीडियो देख रहा होगा, अगर आप लोग उन तक पहुंचा रहे होंगे, तो ये वीडियो के थ्रू फिर से रिक्वेस्ट है कि ये होना चाहिए, करना चाहिए। तो दिस वाज द बिगेस्ट मुद्दा, पहला वाला, जो अभी भी डिबेटेबल है, नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, इन्हीं पे चल रहा है। तो ये मुझे सबसे बड़ा मुद्दा था मेरा, ये 1-2 नंबर के इश्यूज कनेक्टेड है और इस पर मैंने काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी चर्चा करी है, राइट? इसके बाद और कुछ बड़े बड़े इश्यूज, और मैं बड़े बड़े इसलिए कहूँगा, छोटा नहीं है, या मैनेज 1-2 लोग कर रहे हैं, 15 लोग कर रहे हैं, इतने सारे पैसे देके 20-25-50 लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन जब रफ शीट्स नहीं मिलती या आपका सिस्टम फेलियर होता है, तब आप हज़ारों से पीछे चल जाते हो। 10-10, 15-15 हज़ार बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? आपको रफ शीट नहीं मिली थी उस दिन, वो 3 घंटे में अपना बेस्ट नहीं दे पाए। तो इस पर भी मैंने डिस्कशन किया। एंड अगेन यहाँ पर भी एज इट इज़, हमने तो ऑर्डर दिए हैं, हम तो 7-8 रफ शीट्स देते हैं, हमने तो सबको बोला गया है, एक आध सेंटर पर हो रहा होगा, एक आध जगह हो रहा होगा, ऐसे उनके ये पॉइंट्स थे। और मैं, क्योंकि मेरे पास बच्चों के कमेंट्स थे, बच्चों के बहुत सारे गूगल फॉर्म में एंट्रीज थी, मैंने दिखाया, सर देखो ये बच्चा सरस्वती कॉलेज का है, मुंबई खारघर, ये बच्चा शायन एंकर का है, अगेन है ना, मुंबई का है, ये एसबी जैन नागपुर का है, ये डीवाई पाटिल पिंपरी पुणे का है, राइट? बड़े बड़े कॉलेजेस का है। अगर बड़े बड़े कॉलेजेस में बच्चे बोल रहे हैं कि हमें 1 या 2 रफ शीट से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, सर बोले 1-2 सेंटर होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने कहा मैं आपको अगले 7 दिन में, अगर आप कहोगे ना, मेरे बच्चे मुझसे शेयर करेंगे, मैं आपको अगले 7 दिन में सारे सेंटर्स के नाम देता हूँ जहाँ ये हो रहा होगा। एंड आई एम वेरी श्योर ऐसे 50 सेंटर होंगे। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, शायद आप 4 लाख बच्चों में से 3 लाख बच्चों के लिए अच्छे से कर रहे हो, लेकिन जो 1 लाख बच्चा है ना, वो सफ़र कर रहा है अभी भी 2 शीट से ज़्यादा नहीं मिल रही है। अभी भी कई जगह पे इन्विजिलेटर्स घूम रहे होते हैं, शीट्स लेने के लिए 3-3, 4-4 मिनट लगता है, एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। वो 3 घंटा बच्चा 700 दिन मेहनत करके वो 3 घंटा एग्जाम लिख रहा होता है, उसमें अपना बेस दे रहा होता है। आते हुए भी अगर उसको रफ शीट नहीं मिल रही हो इस वजह से, या उसे टाइम लग रहा हो रफ शीट मिलने के लिए, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम का। कोई एसओपी नहीं है शायद, कोई गाइडलाइन नहीं है शायद। तो अगर हमने आइडेंटिफाई करके दे दिया आपको, अगर मेरे बच्चे, मुझे गूगल फॉर्म में आज शेयर करूंगा बच्चों आपको, आप एंट्रीज डालोगे, अगर मुझे बच्चे नाम देते तो आप क्या एक्शन लोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर 5 बच्चे भी बता देते, क्योंकि जो भी हो रहा होगा वो एक के साथ नहीं है ना, एक के साथ नहीं हो रहा होगा, वो काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो रहा होगा। तो अगर ऐसे कोई एक सेंटर के बारे में 5 बच्चे भी बताते हैं, 5 बच्चे भी, लेटेस्ट से 5 बच्चों ने बताया डीवाई पाटिल पिंपरी का सेंटर में उन्हें शीट्स नहीं मिल रही थी, तो वो ब्लैकलिस्ट कर देंगे उन कॉलेजेस को, उन सेंटर्स को। अगले साल से वहाँ एग्ज़ाम नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैंने कहा कि अगर हुई, और अगर सेम अगले साल के बच्चे फिर से शीट के लिए तड़प रहे हैं, फिर से वहाँ पे कुछ सिस्टम्स फेलियर हो रहे हैं, फिर से वहाँ पे बार बार कंप्यूटर्स बंद हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो क्या आप उस बच्चे का वीडियो फुटेज देखने के बाद, बिल्कुल आपके पास वीडियो फुटेज होती है, आपके पास सारी प्रूफ होती है, अगर उनके साथ ये सब हुआ होगा, तो क्या आप उन बच्चों के 3 घंटे वापस देंगे? क्या आप उन सारे बच्चों का एग्ज़ाम फिर से करवाएंगे? मुझे आपसे ये गारंटी चाहिए। और बच्चों, मैं कह रहा हूँ, मैं लिख कर लूँगा उनसे ये बात कि जो इस बार, अब देखो इस बार वाले बच्चे कहेंगे सर हमारे साथ तो हो गया, हमारे लिए क्या? बच्चा लोग, आई नो आपने सफ़र किया है, लेकिन अब आपके सफरिंग की वजह से, आपके दुख की वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से बाकी लोग सफ़र ना करिए, हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों को बताना होगा, आप सबको बताना होगा, आप बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, जितने भी लोगों को कोई भी इशू आया होगा, सिस्टम फेल हुआ होगा, या पीसी बार बार बंद पड़ रहा था, लाइट चले जा रही थी, 15-20 मिनट आपका लैग हो गया, या आपको शीट्स नहीं मिली है, जो भी इश्यूज थे आपके, सारे के सारे मुझे गूगल फॉर्म में चाहिए, सारी की सारी एंट्रीज चाहिए। मुझे 1000 बच्चों के, 5000 बच्चों के, 10,000 बच्चों के एंट्रीज चाहिए, और मैं फिर से सीटी सेल जाऊंगा, बताऊंगा उनको ये सारी चीज़ें। और इस बार मैं लिख कर लूँगा कि जो इन साल वाले बच्चों के साथ हुआ है, अगले साल वाले बच्चों के साथ अगर सेम होता है, तो उन बच्चों की री एग्जाम होनी चाहिए। उनकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है, हमारी गलती है, हम नहीं उनको ठीक से कंप्यूटर प्रोवाइड कर पा रहे, हम नहीं उनको शीट्स प्रोवाइड कर पा रहे। मैं ये इंश्योर करूँगा। मैंने जब इनसे कहा तो दे वर शॉक्ड कि ऐसे कैसे डिमांड कर सकता है, लेकिन मैंने यही कहा कि स्टूडेंट शुड बी एट द सेंटर, स्टूडेंट का नुकसान ना हो, स्टूडेंट का भला हो, यही होना चाहिए। मैन पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काफ़ी इश्यूज़ थे, सारे इश्यूज सॉर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन बच्चे जो एग्ज़ाम देने आए हैं, जो मेहनत करने आए हैं, उन्हें वो 3 घंटे अच्छे से मिलने चाहिए। कई सारे सेंटर अच्छे भी है,
कई सारे सेंटर आकर शीट्स दे रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ पे शीट्स, जहाँ पे पीसी का फेलियर होना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर होना, ये सारा कॉमन है। तो बच्चों गूगल फॉर्म में देने वाला हूँ, अगर 5 बच्चे भी सेम सेंटर के बारे में 5 बच्चे भी सेम सेंटर के बारे में कुछ कहते हैं, कोई इशू आता है, तो उन्होंने कहा है कि मैं ब्लैकलिस्ट करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं ब्लैकलिस्ट करूँगा। तो बस अब यहाँ पे मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा मत कहना कि हमारा तो हो गया यार, हम तो कॉलेज जाने वाले यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आप जूनियर हो, अगर आप कोई पेरेंट हो, प्लीज़ शेयर करना 12th वाले बच्चों के साथ जिन्होंने एग्जाम दिए, कोई भी चीज़ उन्होंने सफ़र की हो, उनका एक्सपीरियंस गलत रहा हो, वो मेंशन करे सेंटर के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि अब जो सेंटर्स आएंगे वो सही आए, अब जो भी चीज़ें हो रही हो सही हो रही हो। और नहीं हुई तो हम ये भी इंश्योर करेंगे कि इन बच्चों का 3 घंटा इन्हें वापस मिला जाए। राइट, इन बच्चों की क्या गलती है, ये जो है गलती सारे सिस्टम की है, और बच्चे क्यों सफ़र करे। तो अगेन वही कि पीसी बार बार फेल हो रहा था, 10-10 बार बंद पड़ रहा था, तो ये सारे इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया है। एंड नंबर 5, मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि कुछ शिफ्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो उन्होंने डेटा दिखाया एंड ये इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, वही कि उन्होंने डेटा दिखाया कि हर शिफ्ट में सेम नंबर है, 29,300 29,400 ऐसी नंबर है। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा यस हम करेंगे, राइट, कि आप क्यों नहीं पब्लिश करते अपनी वेबसाइट पे कि हर दिन कितने बच्चे बैठे, राइट, कितने बच्चों को आपने अलॉट किया, ईच शिफ्ट में कितने बच्चे थे। वो कह रहे थे प्रेस नोट हम देते हैं, रोज़ देते हैं, हम प्रेस को बताते हैं। मैंने कहा प्रेस को बताना बात की बात है, लेकिन आपकी सीईटी सेल की खुद की वेबसाइट है, तो आपके वेबसाइट पे क्यों नहीं पुटअप करते। तो उन्होंने कहा येस वी कैन डू दैट, और हम करेंगे अगले साल से। उन्होंने आश्वासन दिया इस बात का। तो हम 5 मुद्दे लेकर गए थे, 5 मुद्दे पे हमने बताया कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए, और सिर्फ मुद्दे ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ से रिजोल्यूशन की तरफ हम कैसे जाएंगे। राइट, कुछ चीज़ों में आपको बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में हो सकता है उन्हें खुद से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा और एक्शन लेनी पड़ेगी। इसी पे हमने बात करी है। तो नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को गूगल फॉर्म फिल करना है, बताना है कि आपके साथ क्या गलत हुआ। और मैं फिर कहता हूँ रैंडमली कुछ भी नहीं बताना है प्लीज़। बहुत सारे बच्चे कुछ भी बताते हैं, हम सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई भी करेंगे, उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर के साथ हम वेरीफाई करेंगे। तो सच में अगर गलत हुआ है तो बताइएगा, अगर गलत नहीं हो रहा है तो शायद वो सही कर रहे हैं ना, सारा हम फालतू ही लड़ रहे हैं ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर गलत हुआ है, शीट्स नहीं मिली है, अकेले को नहीं 5-5 बच्चों को बताना है एक सेंटर के बारे में, कम से कम 5, मिनिमम 5 स्टूडेंट्स। तो गूगल फॉर्म फिल करना है, बताना है, एंड 7 दिनों के बाद जितनी भी एंट्रीज आएगी हम 6-7 दिन करते रहेंगे। आई वॉन्ट 500 एंट्रीज, आई वॉन्ट 1000 एंट्रीज, आई वॉन्ट 2000 एंट्रीज। आप सबको सर्कुलेट करना है गूगल फॉर्म सारे बच्चों को। आप जाने वाले हो COEP में, VJTI में, कोई और कॉलेज में, इट्स ओके, बढ़िया जाके जाओ, बढ़िया एंजॉय करो, आगे की जर्नी सही करो, लेकिन अपने जूनियर्स के लिए कुछ करते हुए आगे बढ़ो। ये अपना टर्न है, ये आपको मौका मिला है इस MST CT एग्ज़ाम को सही करने का, और 2026 की बैच को हर बच्चा याद रखेगा कि यस ये बैच थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था और जिन्होंने इस एग्ज़ाम को और फेयर बनाने में हेल्प की थी। तो ज़रूरी है हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना। बच्चों गूगल फॉर्म भरना है, बताना है आपको कि आपके सेंटर पे क्या इशू हुआ था, कि लोग बातें कर रहे थे, इतने सीरियस नहीं थे, या फिर जो भी 5 शीट्स नहीं मिली, शीट्स में बहुत टाइम हो रहा था, पीसी बार बार फेल हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी गई थी तो आई नहीं बहुत टाइम तक, जो भी इश्यूज़ आपने फेस किया बताओगे और हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। क्या होता है, अगेन मैं कहता हूँ, अथॉरिटीज़ जो है ना मुंबई में बैठी है, उन्हें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक्चुअली वो कर भी रहे हैं। वहाँ के आसपास के एरिया में फ़ोन लगा रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, ये कर रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर काम अभी भी बचा हुआ है। पूरी कोशिश है उनकी वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्राउंड लेवल पे क्या कमी है, और हमें बतानी है। आपको और मुझे मिलकर ये सब बताना है कि हमारे साथ क्या गलत हुआ और हमने क्या फेस किया, ताकि हमारे जूनियर्स, हमारे छोटे भाई बहन ये फेस ना करें और यहाँ से CT एग्ज़ाम और बेटर बने। ठीक है, सो जो डेटा को लेकर बात थी वो भी मैंने कही। उसके अलावा रफ शीट्स का इशू ये भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है बच्चा, लाइटली नहीं लेना है इसको। इस पर तो मैं सोल्यूशन निकालना। मैंने ये भी कहा कि अगले साल से 10 पेजेस की एक बुकलेट ही आपको मिले। उन्होंने उस पर अग्री भी किया। उन्होंने कहा आप बताओ एज अ टीचर कितना पेजेस मिलना चाहिए। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, इतना लिखना होता है, इतना लगता है, 10 पेजेस का बुकलेट दो हर किसी को, पहले से प्री डिफाइंड हो, आगे पीछे मिला के 10 पेजेस हो जाए या 15 पेजेस हो जाए, जो भी एक नंबर आ जाए, और वो बुकलेट क्यों ना मिले। तो उन्होंने उस पर अग्री भी किया कि यस हम ये कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। सो अगेन मैं ये सारी बातें राइटिंग में भी दूंगा, और उनको मैं पूरा फॉलोअप लूँगा कि ये इम्प्लीमेंट हो आगे वालों के लिए। और पीछे वाले 26 वाले बोलेंगे कि हमारे लिए क्या सर, ये क्या सर, वो क्या सर। हमें लड़ाई लड़नी है,
खुद के लिए भी लड़नी है और हमारे आगे की जनरेशन के लिए भी लड़नी है। ऑल द बेस्ट गणित अंक। अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। फॉर्म भरिए, बताइए हमको ये सारी चीज़ें, राइट। गूगल फॉर्म का लिंक फर्स्ट कमेंट में होगा और उसके बाद हम सब फिर फॉलोअप लेंगे, पीछे पढ़ेंगे, एक्शन लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशंस तक जाना बहुत ज़रूरी है, चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। मुद्दे तो आएंगे लेकिन मुद्दों को आंसर की तरफ लेके जाना ज़रूरी है। थैंक यू, बाय बाय। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सच्चाई के साथ और ईमानदारी से काम करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।